मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जो है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। जैसे कि पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, MCQ कर रहे थे, तो उसमें हर जगह आ रहा था कि भारत इतने अक्षांश से लेकर इतने अक्षांश के बीच में स्थित है, भारत इतने देशांतर रेखाओं से लेकर इतने देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है ना। हम लोग इसका जिक्र कर रहे थे। तो आज हम लोग इसको थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। अक्षांश 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 तथा तथा देशांतर देशांतर रेखाएं, है ना, देशांतर रेखाएं, इसको हम समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लेते हैं ग्लोब। क्या लेते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब जब लेंगे हम ग्लोब, तो आइए हम लेते हैं ग्लोब। जब ग्लोब लेंगे हम लोग, तो ग्लोब के माध्यम से ये हमारा क्या हो गया है? ग्लोब हो गया, है ना। तो ग्लोब के माध्यम से हम लोग सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अक्षांश रेखाएं होती क्या है ना। अक्षांश रेखाएं होती क्या है, इसमें पहले देखेंगे कि ये कौन सी रेखा है। ये है 0 अंश अक्षांश अक्षांश रेखा। फिर इसी को कहा जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसी को कहा जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आ रहा है समझ में ना। यानी कि इसको हम 0 अक्षांश रेखा कह सकते हैं, या विषुवत रेखा कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं, है ना। अब देखिए, जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को क्या करती है, मतलब ग्लोब को बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो विषुवत रेखा है ग्लोब से क्या होती है? बीचों बीच से होकर गुजरती है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसके 2 पोल हैं। एक तो यह है यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। इसके 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना। अब जब यहाँ पे हम लोग विषुवत रेखा को, जब अक्षांश रेखा जब हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है एक रेखा 23.5 अंश। कितना? 23.5 अंश कितना है? नॉर्थ है। और यहाँ पे है एक रेखा जो 23.5 अंश कितना है? साउथ पोल है ना। तो ये जो 23.5 अंश नॉर्थ है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, है ना। और ये जो 23.5 अंश साउथ है, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा, है ना। अरे समझ में, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। जो कि कर्क रेखा हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वही कर्क रेखा की बात कर रहा है। अब यहाँ पे पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो अक्षांश रेखाओं से हम लोग दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या? दूरी, किसी स्थान या जगह या ऊंचाई का भी इसमें क्या करते हैं हम लोग? दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या बहुत, मतलब अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 181। ये तो मानक तौर पे बस एक दे दिए कि 23.5 अंश नॉर्थ क्या है? कर्क रेखा। 23.5 अंश साउथ क्या है? मकर रेखा है। लेकिन इनके बीच में बहुत सी रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं, इनके बीच में बहुत सी रेखाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 23.5 अंश तो पहुंचा है, तो यहां से, अरे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ऐसे करते करते तो 23.5 अंश नॉर्थ पहुंचा है। फिर उसी तरह यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, ऐसे करते करते 23.5 अंश साउथ पर पहुंचा है ना। तो वही कह रहा है कि साउथ से इधर, मतलब हम
जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या है, वृत्तीय रेखाएं हैं। कौन से, यानी जो अक्षांश रेखा है क्या है, एक वृत्त है। अक्षांश रेखा जो है ये क्या है, वृत्त है। अक्षांश रेखा क्या है, एक वृत्त के अक्षांश रेखा क्या है, वृत्त है। जैसे वृत्त का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ग्लोब में ऐसे क्या है, ये वृत्त के आकार की है। अक्षांश रेखाएं वृत्त की आकार की हैं। तो देखिए जो वृत्त के आकार के हैं तो ये इधर 90 साउथ और 90 नॉर्थ, कितना हुआ 180। कुल कितने रेखाएं हो गई 180। लेकिन बीचों बीच से एक कौन सी रेखा गुजर रही है, जीरो अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है, जीरो अक्षांश रेखा। तो इसको +1 कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 181। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है 181 है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट और देखेंगे, जो ये रेखाएं हैं, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को देखते हैं। जो अक्षांश रेखा है इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, यानी कि दो है ना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर है ना, 111 किलोमीटर। यानी कि इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। आया समझ में, 111 किलोमीटर। और यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करते हैं कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है ना। तो यहाँ पे देखिए जब ये अक्षांश रेखा आती है तो यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ पे क्या होता है, एक डाट के रूप में हो जाती है। फिर यहाँ पे करते करते क्या होता है, एक डाट के रूप में हो जाती है, अर्थात यहाँ पे 90 अंश पे हो जाती है। और ये साउथ भी नॉर्थ भी 90 अंश पे हो जाती है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी अक्षांश सबसे छोटी अक्षांश रेखा, सबसे छोटी अक्षांश रेखा क्या है, तो 90 डिग्री। कौन सी है 90 डिग्री, कौन सी है 90 डिग्री। यानी कि ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। ये पूछा है क्वेश्चन, कई बार पूछा है। अब यही तो कह दे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 180। कौन सी है 180 अंश जो रेखा है वो सबसे बड़ी क्या है, अक्षांश रेखा है ना। 180 अंश जो अक्षांश है, मतलब अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ी है। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर तो हो गया, 111 किलोमीटर। लेकिन इनकी जो बीच की दूरी है इनको क्या कहा जाता है, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। अब यहीं पे चलते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया अक्षांश रेखाएं, अब चलते हैं हम लोग देशांतर पे। कहाँ पे, देशांतर रेखाएं पर। तो थोड़ा सा हम लोग देशांतर देखते हैं। देशांतर रेखाएं, इसको जब हम लोग पढ़े, अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होते हैं इसको भी देख लिया जाए। तो जो देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसमें भी एक ग्लोब लेंगे। हाँ, ग्लोब ले लिया। अब देखिएगा आप लोग, ग्लोब को देखते रहिए। तो जब ये ग्लोब ले लिए तो देशांतर रेखाओं से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, समय, दूरी। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, समय, दूरी, समय ज्ञात करते हैं ना।
तो देखिए ये जो बीच से आती है, ये बीच से जो आती है ये है ना, सॉरी थोड़ा सा इसको या क्या है, गड़बड़ा क्या है, ये एक बीच से रेखा आती है। हाँ ये लाइन, ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे प्रधान रेखा। इसको क्या कह सकते हैं, प्रधान या यमोत्तर रेखा, या मुत्तर, यमोत्तर रेखा, है ना, प्रधान रेखा या यमोत्तर रेखा। हाँ तो प्रधान या, इसको थोड़ा सा पुष्टि कर लीजिएगा, शुद्ध विवर्तन में इसको कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या है, ये है या मयुत्तर, कौन सा है, यमोत्तर रेखा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं प्रधान या यमोत्तर रेखा। तो देखिए इसमें हम लोग को ज्ञात ये करना है कि जो देशांतर रेखा है, जो ये देशांतर रेखा है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ध्रुव से, यानी कि नॉर्थ से साउथ को क्या करती है, मिलाती है। ये नॉर्थ से साउथ को, नॉर्थ से साउथ को एक दूसरे को क्या करती है, मिलती है। नॉर्थ से साउथ की ओर, या साउथ से नॉर्थ को जाकर एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। इनकी संख्या जो होती है, जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या देखिए, ये क्या है, ये पूर्व है, और ये क्या है, ये पश्चिम है। तो साउथ से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 180 देशांतर रेखा है, और साउथ से जब पूर्व की ओर जाएंगे तो 180 देशांतर रेखा है। यानी कि अर्थात 180 प्लस 180 बराबर 360। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 360 है। अब देखिए यहाँ पर हम दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं या गोर कहते हैं। दो, यानी कि जो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, गोरे। क्या कहेंगे, गोरे। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, सबसे ज्यादा ये होती है विषुवत रेखा पे। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ये जो आपका विषुवत रेखा है, ये सबसे ज्यादा इसी पे होती है। यानी कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, जो ग्लोब में देशांतर रेखाएं हैं, ये साउथ से निकलते हैं नॉर्थ में जाकर, मतलब एक बिंदु पे क्या होती है, मिलती जाती है। ऐसे मतलब जो ग्लोब में है ऐसे जाती हैं, और एक बिंदु पे जाकर ऐसे क्या होती है, मिलती जाती है। एक बिंदु पे जाके साउथ, जब साउथ से निकली तो नॉर्थ में जाकर ऐसे मिल जाती है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा क्या होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग नोट करके कि दो देशांतर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कितना होता है, 111.32 किलोमीटर।
कितना होता है 111.32 किलोमीटर। यानी कि ये यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी 111.32 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 111.32 किलोमीटर। लेकिन जब देखिए, आप खुद देखिए, जब जैसे ही हम लोग मतलब इधर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर जैसे हम लोग साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी क्या होती है, दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आ रहा समझ ना, कि जब हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो दूरी कम होगी, और विषुवत रेखा से दक्षिण को आएंगे तो दूरी कम होगी। यानी कि सबसे ज्यादा दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, विषुवत रेखा पे 111.32 किलोमीटर होगी। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, और फिर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे ये देख लीजिए, देशांतर रेखाओं की संख्या है, रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 360। मतलब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। यानी कि 180 पश्चिम की तरफ और 180 पूर्व की तरफ, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं, प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। यानी कि यहां से यहां तक आएंगे तो कितने मिनट का, 4 मिनट का। फिर यहां से यहां आएंगे तो 4 मिनट का, फिर यहां से यहां आएंगे तो 4 मिनट का, है ना। यानी कि प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिए, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है ना। प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। इसीलिए अब देखिए 4 मिनट का जो अंतर होता है, अगर जो मान लीजिए हम इसको माने यहाँ पे अगर जो हम माने ग्रीनविच, कौन सा, ग्रीनविच, यानी कि ये जो है 0 देशांतर रेखा यहाँ पर अगर जो हम माने, तो अगर जो मान लीजिए यहाँ पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। यहाँ पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। अगर जो हम इधर बढ़ेंगे 1 देशांतर बढ़े, 2 देशांतर बढ़े, तो जब यहाँ पाएंगे तो कितना बजेगा, तो ये 4 मिनट और ये, और 4 मिनट ये, तो यहाँ पाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12:08 मिनट। कितना हो जाएगा, 12:08 मिनट। कहने का मतलब ये प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो ये जब 2 देशांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्रीनविच समय है, ये क्या है, ग्रीनविच समय है। तो जब हम इधर जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर जो मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, यानी कि इस पे 1 बज रहा है। तो जब इधर जाएंगे हम यहाँ पाएंगे 2 देशांतर रेखा पे पहुंचेंगे तो 4 ये और 4 ये, यानी कि 1 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा, 1 बज के 8 मिनट। अर्थात तो अगर जो मान लीजिए ये क्या है, एक चार्ट के तौर पर देखिए, ये क्या है, ये ग्लोब है, इसको हम खोल दिए। ये क्या है, 0 देशांतर रेखा है। क्या है, 0 देशांतर रेखा है। क्या है, 0 देशांतर रेखा है। अब यहाँ समझिएगा, ये क्या है, ये पश्चिम है और इधर पूर्व है। तो देखिए जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे, तो समय क्या होगा, घटेगा। समय क्या होगा, घटेगा, है ना। मान लीजिए 0 देशांतर रेखा है, एक चार्ट बनाए, तो जब हम 0 देशांतर रेखा से जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय घटेगा, और 0 देशांतर रेखा से जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। समय क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय घटेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा भारत, जैसे हम भारत तो इधर पड़ता है ना, ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच समय से भारत तो पूर्व की तरफ पड़ता है, इसलिए उधर क्या होता है, समय बढ़ता है।
समय क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीनविच से मतलब लंदन के जो ग्रीनविच टाइम है वहां से लेकर जो भारत का 82.5 जो नैनी से गुजरती है समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा वहां से गुजरती, उनके बीच के कितने घंटे का अंतर है, कितने घंटे का अंतर है, तो 4 मिनट हम तो बताए हैं। तो कितने हम बताए थे, जो 82.5 अंश, क्या है 82.5 अंश। अगर जो उसमें हम 4 का गुणा कर दें, अगर जो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया और 8 दूना 16, यानी कि 165/2 गुणे 4 हो जाएगा। अब इसको काट दिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 13, 2 कने 2 1 3, यानी कि क्या होगा 330 मिनट हो गया। ये क्या हो गया, मिनट हो गया, है ना, क्या हो गया, मिनट हो गया। अब इसको हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। आगे समझ में ना 5 घंटा 30 मिनट, घंटे से बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट हो गया। आगे समझ में ना, यानी कि वही जो 4 मिनट का अंतर है, 4 मिनट का अंतर है। अब देखिए एक यहाँ पर एक और फैक्ट समझने वाला है, जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, अच्छा ये बताइए एक ग्लोब कितने अंश का कोण बनाता है, तो कितना 360 अंश का। अगर जो एक बिंदु तो कितने अंश का कोण बनाएगा, ये भी कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 अंश का। यानी चाहे ग्लोब हो चाहे बिंदु, कितने अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाते हैं। अब वहां पर हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पे क्या हुई है, झुकी हुई है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और अपने अक्ष पे क्या करती है, वो परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा करती है ना, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ये समझेंगे, जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में, मतलब कितने समय में, नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक बार घूमती है, मतलब कितना समय लगता है कि एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर घूमती है, तो कितने समय में, 24 घंटा में, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे क्या होती है, घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे एक चक्कर घूमती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए 24 घंटे, क्या हो गया 24 घंटे, है ना, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर घूम रही है, तो 24 का वो जो मिनट में बदलेंगे तो ये कौन कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। 24 घंटे को अगर जो हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। और 1440 मिनट को अब हम लोग क्या निकालेंगे, 1440 मिनट को 360 से भाग देंगे, कितना से, 360 से। 1440 मिनट को हम 360 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 360 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और देखिए 4 से, है ना, ये क्या हो जाएगा 4 मिनट, जिससे हम मिनट निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, मिनट निकाल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक डिग्री जब घूमेगी पृथ्वी अपने अक्ष पे 1 डिग्री घूमेगी तो कितने मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमेगी तो कितने मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लगेगा। वही अगर जो 15 डिग्री पृथ्वी को, जो मतलब 15 डिग्री जाना हो तो कितने मिनट का समय लगेगा, तो 15 गुणे 4 अर्थात 60, यानी कि 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। आ रहा है समझ में ना, समय लगेगा, है ना। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा जो भारत का हम लोग जिक्र कर रहे थे, भारत का, यहां पर आप लोग समझिएगा कि ये भारत का मैप बनाने में बहुत बहुत है ना भारत। हम्म।
तो ये भारत का मैप हो गया। तो हम लोग देशांतर जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो भारत का कितने अंश से लेकर, मतलब कितने देशांतर रेखा से लेकर कितने देशांतर रेखाओं के बीच के मतलब बीच में स्थित है। तो देखिए ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये देशांतर रेखा है। ये सभी क्या है, ये देशांतर रेखा है। ये सभी है ना, ये सभी क्या है, देशांतर रेखा है। जैसे हम ग्लोब को खोल दिए, ग्लोब को क्या कर दिए, खोल दिए, ये देशांतर रेखा है। तो इधर कितना था, 68 अंश 60 मिनट। इधर कितना था, 68 अंश 60 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक, है ना। देखिए मतलब समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि 68 अंश 60 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट। अगर जो इन दोनों का, अगर जो देखिए, और फिर एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो जो ये 82.5 अंश है, 82.5 अंश, ये क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है, समय रेखा इसी को माना गया है, 82.5 अंश को माना गया है ना। तो ये कहां से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, अर्थात उत्तर प्रदेश से। और कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, 5 राज्यों से। पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग का समझना यह है कि जो ये 68 अंश 7 मिनट है और 97 अंश 25 मिनट, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच का अंतर लगभग आपका है 30 डिग्री का। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 30 डिग्री का है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि हम कह रहे हैं कि 4 मिनट का क्या हो रहा है, 4 मिनट का क्या हो रहा है, यानी कि 1 डिग्री चल रहे हैं तो 4 मिनट का अंतर मिल रहा है। जब हम 1 डिग्री चलेंगे तो कितने, 4 मिनट का अंतर मिलेगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जब ये 68 अंश 97 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट के बीच कितने मतलब देशांतरों का अंतर मिला है, तो 30। इन दोनों के बीच में कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 है। अगर यही से हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, अर्थात 2 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य, भारत में सूर्य सबसे पहले कहां पर उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। जब यहाँ पर सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी गुजरात में क्या होगी, 2 घंटा। मतलब अगर जब मान लीजिए यहाँ पे आपका बज रहा है 10, यहाँ पे क्या मतलब टाइम क्या हो रहा है, दिन का 10, तो यहाँ पर आपका टाइम का क्या होगा, दिन का 8। क्या हो जाएगा, दिन का 8, यानी कि 2 घंटे पहले यहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय होता है। ऐसा समझ में ना, 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। तो ये थे हमारे क्या थे, अक्षांश और देशांतर रेखा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। जब ग्लोब की बात कर रहे थे हम लोग, जब ग्लोब की बात हम लोग करेंगे तो ये क्या है, ये आपका ग्लोब है और ये विषुवत रेखा होगी और ये क्या होगी, 0 देशांतर रेखा होगी। तो इसमें हम लोग भारत का जब जिक्र कर रहे थे, ये आपका है ये आपका क्या है, ये भारत हो गया, है ना। तो इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, इसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और इधर मकर रेखा, ये कौन सी है, कर्क रेखा। और ये कौन सी है, मकर रेखा। और ये कौन सी है, 0 अक्षांश रेखा, है ना, 0 अक्षांश रेखा। तो हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि भारत ग्लोब में किस दिशा में स्थित है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये
पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, है ना। तो देखिए भारत ग्लोब में किस दिशा में स्थित है, भारत ग्लोब में किस दिशा में, तो देखिए जब ये जीरो प्रधान रेखा है, जीरो प्रधान रेखा, जीरो देशांतर रेखा, सॉरी जीरो क्या है, जीरो देशांतर रेखा, जीरो अंश देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो देखिए जब जीरो देशांतर रेखा के इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। अब विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आया समझ में ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।